डेजर्ट स्टोरीज के तमाम नाजरीन को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज के मंच पे हम जो चर्चा करेंगे वो सारी यूपी की जितनी भी सीटें हैं उन सबका इलेक्शन हो चुका है, वोट पड़ चुके हैं। और अब देखिए कि लखनऊ का ताज किसके सर पे रखा जाता, कौन सी पार्टी अपने ताज पहनेगी। उससे पहले मैं सबका परिचय करा दूं। और ये सुधीर मुशरान साहब दिल्ली से हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। और ये अपना निहाल मेहदी साहब ये यूपी से हैं, आजमगढ़ से, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फाइक अंसारी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आसिफ नकवी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और प्रदीप कपूर साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो डिफरेंट प्रेस न्यूज एजेंसी से जुड़े हुए हैं और इंडियन प्रेस एजेंसी से आजकल जुड़े हुए हैं। पहले जुड़े थे काफी प्रेस एजेंसी से, और जैसे पाइनर, ब्लिट्स मैगजीन। और इन्होंने अभी मुझे फाइक अंसारी साहब ने बताया कि जो इन्होंने लखनऊ कॉफी हाउस पे बुक लिखी है उसके बारे में फंक्शन था। बहुत बहुत मुबारक हो प्रदीप भाई उसका। बहुत शुक्रिया। अभी भी ये हमारे बहुत रिक्वेस्ट पे अभी थोड़ी देर के लिए जुड़े हैं। इनका एक बहुत बड़ा फंक्शन अभी लखनऊ में हो रहा है, तो मैं पहले इनको ही बुलाऊंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट है प्रदीप भाई, क्योंकि आप सब जूनियर हैं आपसे, मगर क्योंकि आप जा रहे हैं तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि बताइए कि अब ये यूपी का पूरा इलेक्शन हो चुका है, ये ऊंट किस करवट बैठा और किसके सर पे ताज चढ़ेगा। देखिए, आज की अगर हम बात करें तो आज का जो लास्ट फेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, और उतना ही इंपॉर्टेंट है अखिलेश यादव जी के लिए भी। क्योंकि जब इंटरनेशनल क्राइसिस चल रही है यूक्रेन और रशिया की, और क्या क्या माहौल है, उस बीच में प्रधानमंत्री जी 3 दिन अपने क्षेत्र में रहे। अभी तक जो इलेक्शन था उसकी कमान जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास थी, लेकिन इधर आज प्रधानमंत्री स्वयं बनारस आए, 3 दिन रहे और समाज के तमाम डिफरेंट वर्ग से मिले और कैंपेनिंग करी, रोड शो किया। तो उससे ये पता चलता है कि वो कितनी अहमियत देते हैं अपने क्षेत्र को, उसके आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी ही कैंपेनिंग से ही अगर कोई असर होगा तो होगा। और उनकी पार्टी की जो एलाइज हैं उसमें अनुप्रिया पटेल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्षेत्र जो जिसमें आज वोटिंग हुई है उसमें 2 एमपीज उनके इसी इलाके से हुए, वो खुद भी इसी इलाके से हुई हैं। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि अखिलेश यादव जी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आजमगढ़ से मेंबर पार्लियामेंट हैं और उनके साथ जो ओम प्रकाश राजभर जो पहले बीजेपी के साथ थे वो अब इनके साथ हैं, वो कितना असर डाल पाएंगे इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिनमें कि आज पोलिंग हुई है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है। तो ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी उनके लिए ये बहुत बड़ा जो टेस्ट है आज हुई है। नहीं, हमको पूरा बताना। ये अगर आप म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए। जी प्रदीप भाई बताइए। जी, तो ये इलेक्शन जो आज की फेज 54 सीटों के लिए जो हुआ है ईस्टर्न यूपी में, देखिए ईस्टर्न यूपी में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कारपेट इंडस्ट्री भी है, वहाँ पे वीवर्स भी हैं, वहाँ पर जो बहुत ज्यादा आप देखिए बॉम्बे और तमाम जगह जो वर्कफोर्स जाती है वो ईस्टर्न यूपी से जाती है, इसी रीजन से जाती है जहाँ आज वोट हुआ है। तो बैकवर्डनेस भी बहुत है, वहाँ के लोगों की अपने जाति परेशानियां भी बहुत हैं, और इन तमाम मसाइल को देखते हुए यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भी पॉपुलेशन बहुत है, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी भी एक अहम रोल अदा करती है क्योंकि उसकी प्रेजेंस भी वहां पर है। तो इन सब को देखते हुए और तमाम पुराने जो चरण है उन सब को देखते हुए एक बात तो क्लियर है कि बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं और समाजवादी पार्टी गेन कर रही है। अब वो उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके सरकार बना रही है कि नहीं बना रही है, ये 10 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन इतना दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो है उसके सीटों में कमी आ रही है और समाजवादी पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी हो रही है। रही बात कांग्रेस का,
कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है महिलाओं के एम्पावरमेंट का, उनके लिए सीटें रिजर्व करने का। तो उनके बारे में इतना कहा जा सकता है कि वो सीट का तो पता नहीं, लेकिन वोट परसेंटेज उनका जरूर बढ़ेगा। और ये रही बीएसपी की बात, तो बीएसपी भी मुझे लगता है कि 10-15 सीट के आसपास पा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और इन दोनों बड़े दलों के बारे में कि सरकार कौन बनाएगा ये तो 10 तारीख को ही निर्भर होगा। लेकिन इतना क्लियर है कि बीजेपी इज लूजिंग ग्राउंड एंड समाजवादी पार्टी इज गेनिंग ग्राउंड। अब कितना वो उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेगी कि अपनी ओर सरकार बना पाए, ये 10 तारीख को पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच प्रदीप भाई, आपने हमें वक्त दिया। इतने आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपका फंक्शन भी होने वाला है अभी लखनऊ में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात चाहता हूं कि मुझे असल में वो सबको हजरतगंज की एक वॉक करानी है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जरूर जरूर। ओके साहब, थैंक यू वेरी मच। प्रदीप साहब, आप प्रशांत साहब जुड़ गए हैं। प्रशांत साहब बताइए क्या हालात रहे आज। पहले तो आपका वेलकम है कि आप ने वक्त दिया हमें, और शुक्रिया। क्या हालात हैं आपके उधर ईस्टर्न यूपी में? थैंक यू नकवी साहब, एंड थैंक्स टू एवरीवन। हालात कुछ वैसे हैं। एक जो यहाँ पे देखने को मिला है कि एज कंपेयर टू लास्ट फेज यहाँ पे थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। मे बी उसका रीजन यही हो सकता है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं वो काफी आगे आए हैं। बट इस पूरे रीजन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सामने आई है, बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। यहाँ पे वाराणसी रीजन से नो डाउट बीजेपी को फायदा होगा, बट अदर डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज्यादा बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद नहीं है। बट ओवरऑल आप ऐसा कह सकते हैं कि समवेयर अराउंड 35 और 40 के बीच में यहाँ से इनकी सीटें निकल सकती हैं। वैसे तो ये पूरा इलेक्शन देखा जाए तो पिछले फेज में ही क्लियर हो गया था कि बीजेपी की गवर्नमेंट तो कंफर्म आ रही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है कि जो लहर का इलेक्शन होता है वो इस बार नहीं रहा है। इस बार बीजेपी को फाइट करना पड़ा है, एक एक सीट के लिए फाइट करना पड़ा है, और ये बहुत जरूरी है। ये फाइट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगा तभी आप एक अच्छी गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर एक तरफा इलेक्शन होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा ऑप्शन दे देता है कि ठीक है हम जीत तो गए ही हैं। बट इस बार बीजेपी को संघर्ष भी करना पड़ा है, और अगले 5 साल तक इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। एक एक चीज के लिए जो भी ये प्लानिंग लेकर के आएंगे या जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं उसके लिए इन्हें जस्टिफिकेशंस देने पड़ेंगे। तो पब्लिक के लिए तो थोड़ा अच्छा है, बट जो पब्लिक को लेसन लेना है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो जातिवाद में ना बटे, वो सही गलत का डिसीजन ले और उसी के हिसाब से आगे बढ़े। धीरे धीरे ये हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम या आने वाले 5-10 सालों में बहुत सारी चीजें बदलेंगी। प्रशांत साहब, ये जो एरिया है इसमें वो राजभर और निषाद और वो क्या पंडित और ठाकुर और ये सारा जो ये हुआ है, ये ग्रुप में कल एक रिपोर्टर इसके कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि वो लड़का कह रहा था कि मैं अयोध्या में तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, और अयोध्या के आगे कोई और सीट थी उस पर वो कहने लगा मैं आलोक सिंह को सपोर्ट कर रहा हूँ। उसने कहा भाई वो तो समाजवादी के हैं। बोले वो ठाकुर हैं, वो हमारे ही हैं। वहां पे वो चल रहा है पंडित वर्सेस ठाकुर। तो बोले भाई ये क्या बात हो गई, आप पार्टी को, तो वहां पर क्या हो रहा है जिसकी जाति का जो है वो पार्टी को सपोर्ट नहीं हो रहा बल्कि जाति सपोर्ट हो रहा है। क्या ये सही है? ऐसा ही है जो आपने ये बोला ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इसको 100% आप सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आप देखिए लगभग 50-54 सीट्स हैं और ऑलमोस्ट 600 प्लस कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। तो सब अपनी अपनी तरफ वोट्स को तो कैप्चर कर ही रहे हैं। तो किसी का भाई है, किसी का बंधु है, किसी का मित्र है, और यही जनता के लिए सबसे कह सकते हैं कि डेंजरस सिचुएशन है कि वो किधर जाए। तो चीजें बढ़ तो रही हैं लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है जैसा हम सोच रहे हैं। तो फिर से मैं वही बोलूंगा कि ऑलमोस्ट 35-40 के आसपास 7th फेज में बीजेपी को सीट्स मिलेंगी और बाकी की चीजें बट करके रहेंगी। गवर्नमेंट की बात फिर से वही दोहराऊंगा कि
गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी और फाइट करना पड़ेगा इन्हें आने वाले समय में। थैंक यू। चलें, थैंक यू वेरी मच। फाइक साहब, आप लखनऊ में अपने यहाँ किसके सर पे ताज पहनवा रहे हैं? कौन सी पार्टी आ रही, आपको क्या लग रहा है? भाई कुछ हद तक तो प्रशांत साहब से मैं एग्री करता हूं कि फाइट होनी चाहिए इलेक्शन में, और जो भी हुकूमत आए वो इतने पावर के साथ ना आए कि फिर वो बिल्कुल ही अंधाधुंध काम करने लगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से मैं ये तो कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि हुकूमत इनकी ही आएगी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत उसको हम लोग नजरिए से देखें, जैसे आज एक साहब ने बताया कि 403 सीटें हैं, इसमें 15-20 सीटें बीएसपी की होंगी, 15-20 सीटें कांग्रेस की होंगी, कुछ इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर आप इसमें से 33 निकाल दीजिए तो 370 बचती हैं। तो अब 370 में आधा जो होता है वो 180 या 175 ये एक पार्टी ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी। हमको ये लगता है कि बीजेपी की तो सीट्स डेफिनेटली कम होंगी, इसलिए कि खुद ही अभी प्रशांत साहब ने भी एक्सेप्ट किया कि साहब पिछली बार 47 तो बीजेपी की सीटें थी, इसमें जीती थी उन्हीं ने, प्लस उनके साथियों ने जीती थी, तो उन्हीं की जो सीटें हैं वो कम हो रही हैं। और फर्स्ट और सेकंड फेज जो वेस्टर्न यूपी का और ये वो वाला हुआ था जिसमें आपका सब यादव लैंड है, उस पर भी बीजेपी ने लूज किया है। तो कम तो होंगी इनकी सीटें, लेकिन मेरा जो कहना है वो यही है कि जो प्रदीप इन्हीं ने भी थोड़ा सा, प्रदीप भाई साहब ने भी कहा कि हलबली और खलबली तो कुछ बची हुई है बीजेपी में, और मोदी जी का वहां के ऊपर रुकना, और यहाँ के ऊपर जो है ये सीटें इस वक्त उनके इर्द गिर्द हो रही हैं, मतलब इसमें जो है आजमगढ़ भी शामिल है, मऊ भी शामिल है, मुख्तार अंसारी वाला भी है, और सबका है। तो यहाँ के ऊपर जो इलेक्शन होगा वो तो वैसे ही होगा जैसे थ्रू आउट हुआ है। कहीं के ऊपर भी ना बीजेपी को बिल्कुल आसानी से रास्ता मिला है, न ही समाजवादी पार्टी को मिला है। मगर मेरा अपना ख्याल जो है वो यही है कि अगर सरकार बनेगी बीजेपी की तो वो बनेगी खपच्चियों वाली सरकार, किसी न किसी की मदद से सरकार बनेगी, और वो सरकार जो बनेगी आई विल बी हैप्पी इवन इफ इट द सेम गोज टू समाजवादी पार्टी ऑल्सो, कि जो आदमी बैठा हुआ है उसको ये ख्याल ना हो कि हमारे पास अंधाधुंध पावर। और एक एनालिस्ट की हैसियत से मैं इस चीज को अच्छा समझता हूँ, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो, कि आदमी के पास इतनी सीटें ना हो कि फिर वो समझे कि मतलब जो मैं चाहूंगा कर लूंगा। जो हुआ, जो यूपी में हुआ कि 325 और 312 सीटें इनकी आ गई थी। तो मेरा ख्याल तो यही है कि, और दूसरे इंशाल्लाह जब 10 तारीख को रिजल्ट आना शुरू होंगे, जो कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ, तो आपको 1-2 घंटे में ये पता लग जाएगा कि फाइट वाला जो हिसाब किताब है कि कोई भी एक अगर डिस्ट्रिक्ट खुली तो उस डिस्ट्रिक्ट की सबकी सब सीटें जा रही हैं या बट रही हैं। अगर बट रही हैं तो बहुत ही मजे की बात, और अगर सबकी सब जा रही हैं जिसकी चांसेस बहुत कम है तो जो है जरा सा मुश्किल है। फिर वही जैसा इन्होंने कहा कि 5 साल की हुकूमत जो है फिर देखना पड़ेगा उसमें। बट मेरा अपना मानना यही है कि ऐसा ही होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट जो होगी वो बटेगी, और उसमें किस तरह से बढ़ती है जाहिर है मोदी जी ने अपनी तस्वीर अब लगा करके उसको जीतने की कोशिश की है, योगी जी अपनी तस्वीर लगा के जीत रहे हैं, तो थोड़ी सी परेशानी उनको है। एंड आई विल लव टू हैव समथिंग लाइक एज आई हैव बीन सेइंग थ्रू आउट। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हंग असेंबली, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल साहब। आपके यहाँ आज इलेक्शन पे वोट पड़े, और कैसे आप देख रहे हैं आजमगढ़ का, मऊ का, बनारस का, ये तो जौनपुर, आप तो सब जगह अब एक आपकी पॉलिटिकल फैमिली भी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं आप, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको, किधर गया ये 7वां जो दौर था वोटिंग का? जी गौर भाई अस्सलाम वालेकुम, और सभी गेस्ट को नमस्कार। आज देखिए गौर भाई, आज 7वें फेज की पोलिंग कंप्लीट हो गई शांतिपूर्वक तरीके से, और कहीं ना कहीं ये देखने को मिला आज की पोलिंग में। और मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो जो पिछले चुनाव में जो अखिलेश यादव ने जो गठबंधन किया था बड़े दलों से, कांग्रेस से और बीएसपी से, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान मिला था, और उस भूल को न दोहरा के जो अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जो इस इलेक्शन में जो छोटे छोटे दलों को जो अपने साथ उन्होंने गठबंधन में शामिल किया, और जिस तरह से उन्होंने पूरे इलेक्शन को स्ट्रेटेजी जो उन्होंने जिस हिसाब से तैयार की, सोशल इंजीनियरिंग, वो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आज देखने को मिला, जिसका
जैसे कि ये पूरा इलाका बैकवर्ड कम्युनिटी से ज्यादा प्रभावित है, तो बैकवर्ड कम्युनिटी समाजवादी पार्टी की तरफ से तेजी से जाती हुई दिखाई दी। और शुरुआत, और एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूं कि समाजवादी पार्टी का जो टिकट वितरण था इस बार बहुत ही सूझबूझ के एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह से अखिलेश यादव ने टिकट वितरण किया। शुरुआत में उसका विरोध दिखाई दिया था, क्योंकि एक सीट पे कई दावेदार होते हैं और मिलता किसी एक को ही है, लेकिन उसके शुरुआत में तो उसके कुछ विरोध सामने आ रहे थे, लेकिन उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अखिलेश यादव ने पर्सनली उसको इंटरवीन करके और उसको उस तमाम गिले शिकवे को दूर करके पार्टी में बगावत दिखाई नहीं दी, तो जिसका नतीजा आज इलेक्शन में दिखाई दिया। और वोटर्स जो है वो बिल्कुल एक बदलाव के लिए आज वोट उन्होंने किया है, जहां तक मैंने देखा। और काफी फायदा समाजवादी पार्टी को इस फेस में दिखाई देने की उम्मीद है। नहीं, राजभर साहब जो राजभर पार्टी के वो जो पार्टी के अपने प्रेसिडेंट है, उनकी सीट को बता रहे हैं कि वो जो निकलना मुश्किल हो रही है, और वही मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी की सीट के बारे में बता रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल हो रही। तो आप तो वहां पर हैं, क्या है? क्योंकि बीएसपी के फातिमा को खड़ा किया बीएसपी ने, वो जो उनकी पोजीशन वो कह रहे हैं वो फाइट में है इस वक्त। जी देखिए, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर वो फॉर एग्जांपल जैसे मुसलमान वोट प्लस शेड्यूल कास्ट वोट अगर मिल जाते हैं तो सीटें लड़ाई में आ जाती हैं। तो जहूराबाद विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो वहां पे शेड्यूल कास्ट वोट और मुसलमान वोट अगर एक साथ हो जाते हैं तो वो सीट निकल सकती है, बीएसपी के खाते में जा सकती है। और अगर मैं अब्बास अंसारी की बात करूं मऊ में, तो मऊ में देखिए एक बहुत लंबा इतिहास है मुख्तार अंसारी का, और वो एक मजबूत किला है। और दूसरी बात, अखिलेश मऊ जो है वो बुनकर बाहुल्य इलाका है, और मुलायम सिंह यादव की हुकूमत में बुनकरों को जो बिजली की सुविधा दी जाती थी और फ्लैट रेट पे जो बिजली दी जाती थी, उस योजना से बुनकर समाज बहुत ज्यादा प्रभावित था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फ्लैट बिजली के रेट को खत्म कर दिया था, तो जिसकी वजह से बुनकरों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना झेलना पड़ा था। उस चीज को अखिलेश यादव ने फिर दोबारा ऐलान किया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो बुनकरों को फ्लैट रेट में बिजली दी जाएगी। ये एक बहुत ज्यादा अहम मुद्दा बुनकरों के हवाले से अखिलेश यादव ने कहा है, तो जिसका फायदा मऊ सीट पे अब्बास अंसारी को मिल सकता है। अच्छा, आजमगढ़ की सीटों का क्या हालात है? आजमगढ़ में देखिए, आजमगढ़ में कुछ सीटों पे तो लड़ाई है त्रिकोणी, और कुछ सीटें जो है बिल्कुल समाजवादी पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें से जो मेरा आकलन है आजमगढ़ विधानसभा में 10 सीटें हैं। 10 में से मेरा आकलन ये है कि 7 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल एकदम क्लियर। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ साहब के पास जाऊंगा। आसिफ साहब, क्या देख रहे हैं? ये 7वें चरण की वोटिंग भी हो गई, और ये लखनऊ किसके कब्जे में हो जाएगा, किसके कब्जे में जाएगा? नमस्कार, आदाब सभी पैनलिस्ट को। जहाँ तक मैं समझता हूँ बस 2-3 छोटी-छोटी बातें, क्योंकि सभी महानुभावों ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें और अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं, बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई बातें बताई हैं। मैं तो शुरू यहाँ से करूँगा कि सबसे पहले तो आप सबको और पूरे उत्तर प्रदेश को मुबारकबाद कि जिन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से वोट किया। ये चीज इस बार इलेक्शन में ये हुआ है कि साहब कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, बिल्कुल होना भी नहीं था, बहुत मामूली सा कहीं हुआ। वो दूसरी चीज है कि शीशा खुद तोड़वा लिए लोगों ने अपने गाड़ियों के, लेकिन जो होता था कि गोली चल गई और फला हो गया, ये हो गया, वो कुछ नहीं, क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ जो स्टेट का इलेक्शन होता है वो होता है हमेशा मजहब पे, और दूसरा उसका मुद्दा होता है कास्ट, और नेशनल इलेक्शन हमारे यहाँ होता है वो होता है सरहद के ऊपर। तो अब क्योंकि यहाँ पे इस बार मजहब का तो नहीं चला, फिर भी कास्ट को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कास्ट का और
खास सबसे बड़ी बात थी एम्प्लॉयमेंट, कास्ट, एम्प्लॉयमेंट और किसान, ये तीनों मुद्दे छाए रहे। और मैं समझता हूँ कि जैसे पहली बार में सबसे पहले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि सूनर और लेटर सबकी कलई उतरती है और जनता अपने आप में बहुत ही ज्यादा अवेयर होती है। तो इस बार सभी ने बहुत ही समझदारी से, बहुत उम्दा तरीके से वोट किया है। और अगर आजकल देखें तो पॉपुलर मीम तो ये चल रहा है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो सपा की होगी, और कहीं अगर ऑपरेशन हुआ तो बीजेपी की होगी सरकार। तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि लोगों ने बहुत ही उम्दा तरीके से वोट किया है। और मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में अगर मुझसे पूछें तो 70%, 65%, 70% जो वोट है, सरकार क्लियर कट समाजवादी पार्टी की बनेगी और बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। लास्ट मिनट पे प्रधानमंत्री का उसमें कूद जाना, वो ठीक है, लास्ट मिनट पे आए, शायद वो पहले अगर आ जाते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं बीजेपी को, आरएसएस को इस बात का एहसास था कि हालात ज़मीनी अच्छे नहीं हैं। जिस तरीके से लोगों ने उनको कैंपेनिंग में भी उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला, कुछ कोविड के इश्यूज भी रहे, और कोविड के इशू अगर नहीं भी होते तो बीजेपी इस बात को समझ रही थी कि उनकी रैलियों में लोग नहीं आएंगे। तो खैर हमने ये भी किया कि चलो ठीक है, एक प्रिकॉशन लिया हमने, कोविड का भी प्रिकॉशन लिया कि सब रैलियां नहीं होंगी। तो उनकी कोशिश ये थी कि भाई ये नहीं थी कि भाई हमें फायदा होगा या उनको नुकसान होगा। उनको फायदा यही था कि हमारी रैली में लोग नहीं आएंगे मगर किसी और की भी रैली में लोग ना जाएं, लोगों का, ऑपोजिशन का जनसंपर्क घटे। अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं तो मेरी नजर में उससे पूछिए तो इट्स अ वेरी क्लियर कट मैंडेट ऑफ द पीपल कि दे विल नॉट गो फॉर द फेलियर ऑफ द करंट गवर्नमेंट, दे विल डेफिनेटली गो फॉर अ चेंज। चाहे वो पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे गोवा हो, हर जगह लोगों ने देख लिया है कि जो मौजूदा सरकार के लोग जो हैं, जो भी हैं, उनके पास विजन नहीं है। पंजाब में कांग्रेस भी जा रही है। पंजाब में मैं अभी भी कहूंगा कि पंजाब में कांग्रेस और आपका कांटे का मुकाबला रहेगा, क्योंकि मालवा रीजन, हम तो यूपी पे बात कर रहे हैं, मतलब एक पूछा था मैंने। बट यस, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपने बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुधीर साहब के पास जाऊंगा जिन्होंने पूरी अब किताब बना रखी है। आज के ये बड़े बारीकी से इन्होंने आंकड़े निकाले। सुधीर साहब, मेरा डॉक्टर मिराज साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब सारे मेरे व्यूअर्स, मेरे पैनलिस्ट और गौहर साहब सबको। सो वी विल स्टार्ट 7 फेजों का चुनाव, जिसमें 15 करोड़ लोगों ने अपने भाग्य का फैसला किया है। और ये उतना बड़ा चुनाव है कि दुनिया में 6 नंबर पे आता है अगर सेंट्रल लेवल पे लिया जाए तो। यूपी इटसेल्फ इज सच ए बिग प्लेस, और इसमें इतनी सारी चीजें हुई। इस पूरे चुनाव में किसान का मुद्दा था, नमक का मुद्दा था, नमक किसने खाया उसका मुद्दा था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, कास्ट जो हमेशा से हिस्टोरिकली यूपी की एक एसओपी रही है, वो उसने बहुत बड़ा पार्ट अपना प्ले किया। और ये कहते हुए मैं लोगों को 2017 में ले चलता हूं एक दफा। 2017 में जब हम खड़े थे तो 312 भारतीय जनता पार्टी, 47 समाजवादी पार्टी और 19 बीएसपी और 7 कांग्रेस लेके आई थी। अब हम यहाँ पे जहां देख रहे हैं, जैसे सब मेरे मित्रों ने कहा है कि जो नुकसान हुआ है वो इसलिए, बिफोर दैट एक चीज और कहूंगा कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 1 से 1.5% ओवरऑल टोटल में ड्रॉप आया है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और एनी हिस्ट्री कि जब भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रही है वो बीजेपी के पक्ष में गई है। सो दैट इज फर्स्ट इंडेक्स which state that BJP might not be in the comfortable seat. जो दूसरी चीज जो जा रही है वो बीजेपी को 1% वोट ज्यादा मिलने की परसेंटेज है, मगर क्या वो 1% वोट उसकी कैंडिडेट में पलटेगी, ये हम आएंगे। जो सबसे बड़ा फायदा आ रहा है वो समाजवादी पार्टी को जो आ रहा है, वो 12% उनके तरफ रुझान परसेंटेज ऑफ वोटर्स का हुआ है। जो लॉस हुआ है सबसे ज्यादा वो हमारी मायावती जी का हुआ है जो साइलेंट थी। 10% टोटल इरोजन हुई है हमारी बहुजन समाजवादी पार्टी को। इसलिए 217 में जहां वो 19 पे खड़ी हुई थी, मेरे ख्याल से वो सिंगल फिगर में भी नहीं होगी, वो कहीं गिरा के 4, 5, 6 या 7
सीटें लेके जाएगी। कमिंग ऑन टू कांग्रेस, कांग्रेस का वोट बैंक जो 6% था वो 6% पे ही रहेगा, 0.5 0.2 ऊपर नीचे हो जाएगा। मगर कांग्रेस का जो 7 जो सीटें ले गई थी, लोग कह रहे हैं वो 7 से ज्यादा 12 जाएगी, मैं लड़की हूं, मैं करूंगी। और प्रियंका जी ने बहुत मेहनत करी, वो लोगों के बीच में रही, लोगों के उनकी जनसभा में लोगों की रिप्रेजेंटेशन रही। मगर कांग्रेस की अब की दफा सीट में कन्वर्जन में नंबर कम रहेंगे। मेरे ख्याल से बहुत रहा तो कांग्रेस 5 या 6 सीटें तक जा पाएगी। ये सारा जो नुकसान है, जो बीएसपी का नुकसान है और जो कांग्रेस का नुकसान है और जो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा, वो सारा अक्यूमुलेट और सारा वो ताजपोशी होगी हमारी समाजवादी पार्टी के नाम। कहते हुए मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को टच करूंगा जिससे कि हमें आइडिया रहे। आजमगढ़ में जैसे 10 सीटें थी, उम्मीद है बीजेपी को 3, समाजवादी को 4 और बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 मिलेगी। हम मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, 6 सीटों में से 2 बीजेपी, 3 समाजवादी पार्टी और 1 बहुजन समाजवादी पार्टी को। कांग्रेस को अलीगढ़ की सीट मिलने में एक उम्मीद है, मेरठ में कांग्रेस 1 जीत सकती है, उन्नाव में 1 जीत सकती है, सहारनपुर में 1 मिलेगा और कन्नौज में 1 मिल सकता है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट सीट थी जो सबका इंटरेस्ट रहा होगा, लखीमपुर, ये काफी हॉट जगह थी, यहाँ पे 8 सीटें थी और यहाँ पे बाहुबली लोग थे। और यहाँ पे जो इस समय एक्सपेक्टेशंस है वो बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लखीमपुर में बीजेपी को मेरे ख्याल से 2 सीटें मिलेंगी और यहाँ पे समाजवादी पार्टी 5 ले जाएगी। अयोध्या जो एक और सबसे बड़ी चीज थी, जहां पे 5 सीटें हैं, यहाँ पे योगी जी का डंका बजेगा और मेरे ख्याल से अयोध्या में 5 में से 5 हमारी बीजेपी को जाएगी। बरेली कॉन्स्टिट्यूएंसीज काफी इंटरेस्टिंग था, 9 सीटें थी। 9 सीटों में यहाँ पे जो हमारे सबसे एक सरप्राइजिंग चीज निकल के आ रही है, जो अलग चीज है, यहाँ पे कांग्रेस 5 लेके जाएगी, बीजेपी 2 और समाजवादी पार्टी 1 और समाजवादी पार्टी 1। सुधीर साहब जनरल बता दीजिए, जो कि वक्त खत्म हो रहा है हमारे पास, जनरल मैं वही कह रहा हूं, जैसे प्रयागराज का मैं लेता हूं, 12 में 9 बीजेपी को मिलेगी। हमारे मित्र ने बनारस की बात करी थी, 8 में से 4 बीजेपी, 4 समाजवादी पार्टी। गोरखपुर में भी 9 में से 4 बीजेपी, 4 समाजवादी और 1 बहुजन समाजवादी। टू कटिंग इट शॉर्ट, जो 312 की सीटें थी उसमें से अगर लॉस लिया जाए तो बीजेपी इस समय कहीं पे भी 180 से लेके 200 सीटों तक लेके आ रही है। समाजवादी पार्टी 170 से 190 200 सीटों तक लेके आ रही है। सो कट्टर जो टक्कर की बात है वो उस दिन किसके पक्ष में खुलेगा। जो इस समय फिगर्स घूम रहे हैं वो दोनों ही पार्टियां 200-200 के लपेट में हैं। कौन सी आखिर में दाव लेके जाएगी, सिजेरियन होगा या वो नॉर्मल डिलीवरी होगी या बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप साहब, मेरा साहब टाइम वैसे खत्म हो गया है। एक दो आप 1 मिनट में बस जल्दी वो कर लीजिए क्योंकि वक्त खत्म हो गया। हाँ जी, नमस्कार और आदाब सबको। और हमारी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से समझा ही दिया है, तो मैं ज्यादा शॉर्ट में बोलता हूँ। मेरे हिसाब से जो मेरे पास 7 फेस आज खत्म हो गए हैं। अभी हमें बीजेपी को 240 सीट मिलने की उम्मीद है और समाजवादी 180 पे है और बीएसपी 14 तक सीट्स ला सकती है और कांग्रेस 3। और ओवैसी साहब का शायद स्कोर भी नहीं खुल पाएगा, वो 0 पे ही उनको रहना होगा। ये मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। और मैं खास करके प्रशांत साहब कहीं सफर पे थे। प्रशांत साहब आपका, सुधीर साहब बहुत बिजी थे। सुधीर साहब, निहाल साहब, आसिफ साहब और फाइक साहब, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया। अगले एपिसोड तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद। थैंक यू।